निवासी, आज का जो ये हमारा सत्र है, आंदोलनकारी मूल निवासी महिला, समाज व राष्ट्र का दर्पण। ये गंभीर विषय है। हम खुद का आकलन, खुद की बुराई, खुद की अच्छाई करने के लिए यहाँ बैठे हैं। मेरे से पहले बोल कर गई मेरी बहनें, सभी ने महिलाओं की अच्छाई गिनाई, महिलाओं की बुराई भी गिनाई, क्योंकि ये सही और गलत का आकलन जो महिला करती है वो निष्पक्ष तरीके से करती है। मैं महिला हूं, कुछ अलग ढंग से सोच सकती हूं। ये इस आंदोलन में आने के बाद मुझे एहसास हुआ। यहां पर सभी मेरी बहनों ने बताया, मैं भी आपके सामने अपनी जानकारी के अनुसार अपना मत यहां रखूंगी। साथियों, हमेशा महिला को दोषी समझा जाता है। ये कहा जाता है कि महिला ब्राह्मणवाद की पोषक है। ये सही है क्या? केवल महिला ब्राह्मणवाद की पोषक है क्या? ये समझने की जरूरत है। केवल महिला ब्राह्मणवाद की पोषक नहीं है। इस समाज में जो पुरुष है वो भी ब्राह्मण मानसिकता रखता है। ऐसा नहीं है कि केवल महिला आडंबर करती है, ये सिंदूर लगा लेने से या घर में पूजा पाठ कर लेने से या इसे ना करने से कोई क्रांति होने वाली है। ऐसा नहीं है। क्रांति समानता से होती है, समान अधिकारों से होती है। लेकिन पुरुष, मैं यहाँ पर पुरुष की जो है बुराइयां गिनाने के लिए ये नहीं कह रही हूं, इसको अन्यथा न ले। यहाँ पर जो बैठे हुए पुरुष हैं वो आकलन करें जो मैं कहना चाहती हूं, क्या वो सच है क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता में रहने वाली हम सभ्य नारी कैसे गुलाम हो गई? क्या कोई ब्राह्मण हमारे घर घर आके ये बताने आता है कि हमें गुलाम बनाओ, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए? नहीं, उसने एक कंट्रोल सिस्टम हमारे ऊपर बनाया है। आप लोगों के ऊपर उसका कंट्रोल सिस्टम है। ब्राह्मणवाद का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप ब्राह्मणवाद को घर में लेके जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं? जब ब्राह्मणवाद ने पूरे समाज को कंट्रोल किया और हम ब्राह्मणवाद के पोषक बन गए और हम उसमें अपना सुख ढूंढने लगे, तो एक महिला, मैं महिला हूं लेकिन मैं बताऊंगी कि महिला ही महिला को उस कंट्रोल सिस्टम के अंदर रखने लगी। वो बताने लगी कि अगर मैं ये नहीं करती हूं, मैं सिंदूर नहीं लगाती हूं, ये तो ठीक बात नहीं है। अगर मैं घूंघट नहीं लेती हूं तो ये ठीक बात नहीं है। अगर मेरी लड़की अकेले कहीं पढ़ने जाती है तो ये ठीक बात नहीं है। ये कंट्रोल सिस्टम कहां से आया? क्या महिला ने बनाया? किसी ब्राह्मण ने आपके घर आके बताया? नहीं, ये मानसिकता जो उसने हमारे अंदर, हमारे
समाज के अंदर डेवलप की है, ये उसका असर है। साथियों, इस विषय के जो है दो पहलू हैं, एक नेगेटिव पहलू और एक पॉजिटिव पहलू। नेगेटिव पहलू ये है कि हमारे घर में जब एक बच्ची जन्म लेती है तो उसको लिंग के आधार पर उसका जो उसमें भेदभाव है तभी से शुरू हो जाता है। जब वो बड़ी होती है तो उसको सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, आंगनवाड़ी में पढ़ाया जाता है, और बच्चे के जो बेटा पैदा होता है तो उसके ऊपर मोटी रकम खर्च करके उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। तो बेटी वहीं से शुरू हो जाती है, भेदभाव उसके साथ होता है, तो वो बोल नहीं पाती है, लेकिन उसके अंदर एक जो भावना है, जो हीनता की भावना है, जो ब्राह्मणवाद आपने उसके अंदर डेवलप किया है, उसको लेके बड़ी होती है। जब वो बड़ी होती है तो कंट्रोल सिस्टम फिर आगे आ जाता है। जब वो ससुराल में जाती है तो कंट्रोल सिस्टम फिर आगे आ जाता है, उसकी सास के रूप में आ जाता है। उसको तरह तरह के उल्हाने देकर जो उसके अंदर जो भावना विकसित हो रही होती है, वो जब मायके से आती है तो सोचती है कि मैं जब वहां जाऊंगी मैं आजाद हो जाऊंगी, वहां अपने मन की करूंगी। लेकिन नहीं, वहां भी पुरुष मानसिकता के जो लोग वहां रहते हैं, जो ब्राह्मणी मानसिकता के लोग वहां रहते हैं, वहां उसको कंट्रोल करने के लिए बैठे रहते हैं। ये मेरे समाज की विडंबना है। इन सब का दोषी महिला को ठहराना मेरे हिसाब से एकदम गलत है। उसका जो पालन पोषण हम लोग करते हैं उसका ये असर है। आज की महिला पढ़ती है, नए नए जॉब करती है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, हर क्षेत्र में महिला है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिला नहीं है। तो ये जो हमारा विषय है आंदोलनकारी महिला, हमको ये महिला क्यों चाहिए, आंदोलनकारी महिला, ये सोचने का विषय है। उन महिलाओं के पास शिक्षा है, जिन महिलाओं के पास सब कुछ है, क्या आज हम उन महिलाओं को, अपनी बेटियों को आंदोलन में लेके आते हैं क्या? फिर आंदोलनकारी महिला कहां से ढूंढते हैं हम? ये सोचने का विषय है। अपनी महिला को इधर स्वतंत्र करते हैं क्या? ये सोचने का विषय है। हम सभी, मेरी बहनों ने बताया कि ज्योतिबा फूले ने माता सावित्री बाई को पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्या ज्योतिबा फूले माता सावित्री बाई को शिक्षित करना चाहते थे? वो केवल शिक्षित नहीं करना चाहते थे, वो समाज को पढ़ा सके इसलिए शिक्षित करना चाहते थे, क्योंकि हमारी महिलाओं को कोई और शिक्षा नहीं देता था। इसलिए ज्योतिबा फूले ने हमारी महिलाओं को शिक्षा दी ताकि वो हमारी महिलाओं को पढ़ा सके। वो हमारे राष्ट्र का दर्पण है। पैसा कमा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हमारे मूल निवासी समाज में बहुत सारे पुरुष महिलाएं हैं कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वो महिलाएं, वो पुरुष हमारे राष्ट्र का दर्पण कतई नहीं है। हम आंदोलनकारी ऐसी महिला चाहते हैं जो हमारे देश में आने वाली पीढ़ी के लिए दर्पण बने। उसको देखकर हमारी आने वाली जो जनरेशन की जो महिलाएं हैं वो कुछ सीखे। आज
हमें शादी करनी है। बड़ी मुश्किल से हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह अधिकार दिलाए कि हम पढ़ सके और यहां आकर खड़ी हो सके, लेकिन हम उस बात को समझती नहीं है। लड़कियां केवल इसलिए पढ़ती हैं कि वो बीए हैं, एमए हैं, ये गिना सके, इसलिए पढ़ती है। तो ऐसे राष्ट्र का दर्पण महिला कैसे बनेगी? हमको शिक्षित भी होना है और अपने समाज को भी शिक्षा देनी है। हमारी जिम्मेदारी, मूल निवासी महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमें जरा सी जो भी जानकारी है वो हम अपनी उस महिला तक पहुंचाए जो दूर कहीं गांव में रहती है। साथियों, जो पुरुष वर्ग है, जो हम आंदोलन में महिलाएं काम करती है बार बार, का मतलब ये नहीं है कि पुरुष बैठे हैं वो हम उनको ही कह रहे हैं। ये जो ब्राह्मण है ये किसी में भी हो, तो ये जो ब्राह्मणी मानसिक, ऐसा लगता है कि ये जो मेरा पति है मुझे बहुत प्यार करता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, जो आपको मेकअप की दुकान बना के रखने वाला जो ये आपका पति है, तो ये आपसे हर टाइम एक सुविधा पाने के लिए आपको प्यार जताता है। आप 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए, आपका सारा प्यार निकल के आ जाएगा, वो बोलने लग जाएगा अगर आना है तो हंसने का विषय नहीं है, ये गंभीर विषय है, ऐसा ही है, इसलिए आपको हंसी आ रही है। 2 दिन महिला अगर छुट्टी ले ले अपने काम से तो उसको दादी नानी सब याद आ जाती है। और महिला कितनी भी पढ़ी लिखी, कितनी भी विद्वान क्यों ना हो, वो अकेले घर चला लेती है, चाहे उसको खाना बनाना आए या ना आए, वो कुछ ना कुछ कर ही लेती है। तो ये जो हमारे काम है, जो ये भी डिवाइड किए हुए हैं, महिला है तो खाना बनाए, पुरुष है तो बाहर कमाए, ये भी एक ब्राह्मणी मानसिकता का ही एक ब्राह्मणी मानसिकता है। साथियों, हमारे समाज में, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हूं, किसान परिवार में पली बड़ी हूं, तो गांव में जब लड़की छोटी होती है तो उसका खाना अलग होता है और बेटा होता है तो उसका खाना अलग होता है। तो उसको बोला जाता है कि तू कौन सा हल में चलेगी क्या, ऐसा ही बोला जाता है ना, बहुत सारे लोग गांव के ही है। उसको पहले से ही बता दिया जाता है। मेरे गांव में मैंने देखा है ऐसा, मेरी तो फैमिली थोड़ा ठीक है पर मैंने देखा है ऐसा, इतनी सी सब्जी होती है तो छोटी बहन भी कहती है नहीं इसे तो भैया ही खाएगा। वो इतनी मजबूर होती है, शुरू से उसको भाग्य लगता है अपना कि ये मैं महिला हूं तो ये मेरा भाग्य है, मैं क्या करूं, मैं ऐसी हूं। महिला विचित्र है क्या, अलग दिखती है वो? बताइए। महिला को इंसान समझिए, तभी ब्राह्मणवाद आपके दिमाग से जाएगा। अगर आप महिला को देखकर महिला समझते हैं, उसकी बुद्धि को आकलन नहीं करना चाहते, उसकी शक्ल को देखते हैं वो काली है या गोरी है, लंबी है या छोटी है, तो ये भी ब्राह्मणवाद है, इसको समझना चाहिए। साथियों, अब एक पहलू ऐसा है कि जिस पहलू को देखते हुए हमने ये विषय रखा है, सीसी ने ये विषय रखा है कि आंदोलनकारी मूल निवासी महिला, समाज और राष्ट्र का दर्पण।
तो किसने जगाया हमारे अंदर ये भावना कि एक पढ़ी लिखी जो आंदोलनकारी महिला है वो समाज और इस राष्ट्र का दर्पण बन सकती है? ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जताया, ये ज्योतिबा फूले ने जताया। हमारे जो समाज में जन्मे हमारे महापुरखे, हमारी महानायिकाएं हैं, उन्होंने बताया कि हम अगर आंदोलन में आते हैं तो हम इस समाज और इस राष्ट्र का दर्पण बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? कि जब महार तालाब का जो आंदोलन करने के लिए बाबा साहब जा रहे थे, तो बाबा साहब ने महिलाओं को संबोधित करते हुए एक साधारण भाषा में उन्होंने उनसे बोला कि क्या आपको दुख नहीं होता कि आपकी कोख से जन्मे हुए बच्चे को पाप समझा जाता है और आपसे ये समाज घृणा करता है? क्या आपको दुख नहीं होता? क्या आपको पीड़ा नहीं होती? तो बाबा साहब कहते हैं कि बिना आंदोलन के कुछ नहीं मिलता, इसलिए संघर्ष करना जरूरी है। बाबा साहब ने हमेशा महिलाओं पर विश्वास रखा। बाबा साहब ने महिला को एक पैमाना माना, उस समाज की जो तरक्की का पैमाना बाबा साहब ने महिला को माना। अगर समाज में, अगर संगठन में जो दर्जा महिला को दिया जाता है तो वो संगठन सफल है। जिस घर में महिला को समानता का दर्जा दिया जाता है तो वो घर सफल है। जिस राजनीतिक पार्टी में महिला को समानता का दर्जा दिया जाता है और महिला का जो अस्तित्व है उसमें क्या है जो दिखता है, तो वही उसका असली रूप होता है। बाबा साहब ने महिलाओं पर बहुत किताबें लिखी। उनकी दशा और दिशा हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बदलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने तमाम बुरी परिस्थितियों के होने के बावजूद इस भारतीय संविधान को लिखा ताकि वो अपने समाज को इसमें न्याय दिलवा सके। हम क्या कर रहे हैं? अगर पुरुष से बोलो कि आप संगठन में क्यों नहीं आते तो वो बोलता है महिला रोकती है। अगर महिला से बोलो तो वो बोलती है कि पुरुष रोकता है। तो हम तो इसी में लगे रहेंगे और ये सारे अधिकार चले जाएंगे। और जो हमारे समाज का जो दर्पण बनी हुई जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी महानायिकाएं हैं, जिनकी तस्वीरें आप इस बैनर पे भी देख सकते हैं, हमारे संगठन में हर जगह देख सकते हैं, अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, इस समाज के लिए कुछ किया है, महिलाओं के लिए कुछ किया है, तो उनकी ये जो तस्वीरें हैं हम उनको उतनी अच्छी भावना से और उनके सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं। अगर आप इस ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत ये भेदभाव महिलाओं के साथ या महिला के साथ अगर जारी रखेगी तो हम कतई इस समाज में महिला को राष्ट्र का दर्पण नहीं बना सकते। तो साथियों, हमको इसको बदलने के लिए फूले अंबेडकरी विचारधारा के तहत ईमानदारी से महिला को प्रोत्साहित करते हुए आगे लाने की जरूरत है।
ये नहीं कि महिला कार्यकर्ता है बस ऐसे ही है। महिला बहुत सारा, वो जब घर से निकलती है तो 5 लोग उससे प्रभावित होते हैं। उसको सारा काम निपटा के आना पड़ता है और जाके भी करना पड़ता है। अगर पुरुष उसके साथ आता है तो पुरुष के लिए चाय भी महिला ही को बना के देनी पड़ती है और खाना भी महिला ही को बना के देना पड़ता है। फिर भी आपको दिक्कत है लाने में, महिला को प्रोत्साहित करने में, तो आप ऐसा मत कीजिए। महिला शारीरिक रूप से आपसे थोड़ी बहुत हो सकती है कि कमजोर हो, वो भी हमारी जो फोगाट सिस्टर्स हैं और जो हमारी अन्य महिलाएं हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि हम शारीरिक रूप से भी आपसे कहीं भी कम नहीं है। अगर हमको वही ट्रेनिंग मिले तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी एक महिला कर सकती है, मैं बता दे रही हूं आपको। तो हम शारीरिक रूप से भी कमजोर नहीं है और मानसिक रूप से भी कमजोर नहीं है। मैं साधारण शब्दों में महिलाओं को और पुरुषों को यह बता देना चाहती हूं कि मैं सीसी की मीटिंग भी अटेंड करती हूं और खाना भी बनाती हूं और परफेक्ट खाना बनाती हूं। तो महिलाओं का आकलन महिलाओं के ना करें। महिला का एक इंसान समझकर उसका आकलन करें। यही हमारे देश में महिलाओं की जो दशा है उसको सुधार सकता है और यही हमारे देश में जो समाज की दशा है उसको सुधार सकता है। साथियों, हम जो यहां पर बात कर रहे हैं, ये दृष्टिकोण, ये निडरता, फूले अंबेडकरी मिशन में मर मिट जाने का जो जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है वो संगठनों में जुड़ने से होता है, संगठनों में आने से होता है। तो अपने घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अपने बच्चे हैं, ऐसा मत सोचिए कि मेरा बच्चा आंदोलन में आके क्या करेगा, पड़ोसी का आता रहेगा तो ठीक है, मेरा तो वहां इंजीनियरिंग करने गया हुआ है। ऐसे देश नहीं चलने वाला, ऐसे व्यवस्था परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर बाबा साहब ने अपनी योग्यता के अनुसार संपत्ति अगर एकत्रित की होती तो आज सबसे बड़े धनवान होते। वो शिक्षा में तो सबसे बड़े धनवान है ही, वो संपत्ति में भी बहुत बड़े धनवान होते। माता सावित्री बाई ने एक साड़ी में अपने जीवन को काटा है। उनके बच्चों को बिना कफन के दफनाया गया है। हमें सोचने की जरूरत है। आज हम जेवर पहन कर खुश हो लेते हैं। माता सावित्री बाई अपने पल्लू में अपने बच्चों को दफनाने के लिए देती है। ये शर्म की बात है साथी। सॉरी, रमाबाई। तो माता रमाई की उस पीड़ा को हमेशा ध्यान में रखिए। क्या आप कर सकती हैं ऐसा? बाबा साहब पढ़ने के लिए जाते, सालों साल नहीं आते वहां से। आपका पति अगर कहीं पड़ोस के गांव में चला जाता है, एक मीटिंग, फोन करती रहती है, कब आओगे कब आओगे, बच्चा रो रहा है, ये तो आप अपनी कमजोरी क्यों दिखाती हैं इन पुरुषों को? हम कमजोर नहीं हैं। हम पुरुषों के कंधे पर सर रखकर बैठने वाली महिलाएं नहीं हैं। हम क्रांतिकारी महिलाएं हैं। हमारे हाथों ने गेहूं काटे हैं, लकड़ी काटी है, मजदूरी की है, ईंटें ढोई है, खेतों में घास काटी है। हम आज ऐसी नहीं हो सकती। हमें राष्ट्र का दर्पण बनना है। हमें खुद को वहां देखना है, नहीं तो हमारे बच्चे साइड में फोटो लगा के जूते मारा करेंगे। ये सोचने का विषय है। साथियों, मैं काफी समय ले चुकी हूं। इसी गुजारिश के साथ मैं आपसे रजा चाहती हूं, लेकिन जो मेरी जो महिलाएं हैं, मेरी बहनें,
वो कहीं भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए 2 लाइनें ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्हें हमेशा कमज़ोर कड़ी समझा जाता है। हम कमज़ोर कड़ी नहीं हैं। अगर हम कमज़ोर कड़ी हैं, पुरुष अगर ऐसा समझता है कि हम ब्राह्मणवाद में फंसी हुई कमज़ोर कड़ी हैं और हमारे समाज का, हमारे घर का, हमारे देश का, हमारे जो भी जिससे भी हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है, उसका जो हम ही दोषी हैं, तो हम उस दोष को निकाल फेंकना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं 2 लाइन बोलूंगी। तेरे माथे पे ये आंचल तो बहुत खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल तो बहुत खूब है, लेकिन इसे परचम बना देती तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारतीय संविधान। सभी